हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदर्श चौधरी और मैं आपको आज जो बात करने वाला हूँ आपसे वो है आरआरबी मेडिकल के लिए। मैं अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो उससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेडिकल के लिए आपको एकदम लास्ट डे पे पहुँचने को अवॉइड ही करें ताकि किसी प्रकार का पैनिक आपको ना रहे। आपका अगर सुबह 9 बजे है तो आप रात में ही पहुँच जाइए और बढ़िया थोड़ा सा खर्चा करके ठीक ठाक जगह पे रह सकते हैं। तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ कि मैं पहुँचा कैसे था और पहुँचने के बाद मेरा क्या क्या मैंने किया है, और जितना याद आएगा मैं बता पाऊँगा। अगर कोई चीज़ मुझसे छूटती भी है तो आप चिंता ना करें, आप कमेंट सेक्शन ज़रूर देखें और मैं वहाँ पर आपको तो बता ही दूंगा कि अगर जो चीज़ छूटी है और कोई आपके डाउट है। बहुत सिली डाउट बता पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको जो एक बेसिक चीज़ है वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम कोई भी आए मेडिकल में, डीवी में या किसी में भी, तो सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज देयर। आप कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल करके उससे बच सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात कि मैं पहुंचने से शुरुआत करता हूं कि जैसे मैं ये रिवर फ्रंट का जो लुक है ये बहुत ही बढ़िया जगह पर है, मतलब इतनी अच्छी वाइब है यहाँ पर, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर रह करके खुद खुश रहते हुए भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो देखिए, मेरा मेडिकल यहाँ पर 31 तारीख को था, तो डीवी मुंबई में 30 तारीख को हो गया। और जैसे ही डीवी हुआ हमें पता चल गया था दोपहर में ही कि हमें अहमदाबाद मिला हुआ है। मुझे काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल मिल रहे हैं, अहमदाबाद, दाहोद, पुणे, राजकोट और मुंबई के भी 2 हॉस्पिटल मिल रहे हैं। कल्याण का एक हॉस्पिटल है और एक जगजीवन राम हॉस्पिटल है। इसके अलावा भी कोई हॉस्पिटल मिल रहे हो तो अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, पर मैंने सुना था कि बड़ोदरा भी मिल रहा है। तो आपको हाथ पर एक बैंड बांध दिया जाता है आपके, और आपको एक 24 रुपये की रसीद दी जाती है और एडमिट कार्ड आपका जिस पर वेरीफाइड लिखा हुआ होता है और मेडिकल का स्टाम्प लगा होता है, और उसको लेकर के आपको यहाँ पर आकर के वो स्टाम्प, किसी लोग को मेमो भी साथ में ही दे दे रहे हैं। हमको मेमो साथ में नहीं मिला था। मेडिकल का एक मेमो बनता है जो कि आपकी जिसमें आपकी डिटेल्स होती है और आप किस मेडिकल के लिए आना चाहते हैं वो लिखा होता है। तो मुंबई जोन में आपको A2 एंड बिलो के लिए भेजा जा रहा है हॉस्पिटल में। देखिए, आपको अगर B2 भी चाहिए तो भी आपको A2 एंड बिलो के लिए भेजा जा रहा है। तो अगर आपको चश्मा है तो आपको चेक तो A2 से ही करेंगे और A2 में अनफिट किया जाएगा। ध्यान से समझिए आप कि आपको A2 एंड बिलो के लिए भेजा जा रहा है तो आपको A2 में अनफिट किया जाएगा। ऑफकोर्स अगर आपके पास चश्मा है तो आप A2 में अनफिट होने वाले हैं। A2 में अगर आप अनफिट होंगे तो क्या होता है, अनफिट करने का एक रूल है कि 3 मेंबर कमेटी ही अनफिट कर सकती है। दैट्स वाई जितने भी चश्मे वाले लोग हैं वो ये मान के ही चलें कि उनको एक दिन तो रुकना ही है। यानी कि ऐसा सिर्फ A2 वालों के साथ हो रहा है कि A2 जिनको मेडिकल मिल रहा है वो एक दिन में फ्री हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको B2 मिलना है तो यानी कि A2 में आप अनफिट होने वाले हैं। तो A2 में अनफिट अगर आप होने वाले हैं तो उसके लिए आपको अगले दिन के लिए रोका जाएगा, और अगले दिन रोका जाएगा और बोर्ड के सामने एक बार चेक होगा और फिर आपको B2 अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू कर रहा था मैं। तो हम यहाँ पहुँच गए फिर अहमदाबाद में अगर आप अहमदाबाद स्टेशन से उतरेंगे तो डिविजनल हॉस्पिटल जो है थोड़ा सा दूर है, लेकिन आप बस का साधन ले सकते हैं, ऑटो का ले सकते हैं, ओला ऑटो कर लीजिए। जो भी 70-80 रुपये ऑटो वाले को देना उचित रहेगा मुझे लगता है। और आगे अगर बस से जाएंगे तो 15-20 रुपये में आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आप पैदल भी चल सकते हैं, गूगल मैप की हेल्प ले सकते हैं। आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो आपको हमको मेमो हाथ में नहीं मिला था। मेमो उनके पास ऑलरेडी पहुंचा हुआ था, या 10 बजे पहुंचा था। तो हमें बुलाया तो 9 बजे गया था, लेकिन हम 9 बजे आ गए थे, लेकिन 9:30-10 के अराउंड हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। मेमो उनके पास ऑलरेडी जैसे ही पहुंचा था उसके बाद उन्होंने हमारी एंट्री करी और हमें बैठने के लिए बोला और बुला रहे थे। जिन लोगों को मेमो साथ में दे रहे हैं उनका जल्दी स्टार्ट हो सकता है। तो जब हम पहुंच गए तो पहला टेस्ट जो हुआ था वो स्प्लिट लैम्प चेक हुआ था। यानी कि हमारे एडमिट कार्ड के साथ एक पेपर वो अटैच करते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती है। तो स्प्लिट लैम्प चेक होता है, उसमें आँख चेक होती है। तो एक हॉल में जाना पड़ता है जहाँ पर मशीन रखी हुई है, आई स्पेशलिस्ट हमारी वो चेक कर देते हैं, वो सबका क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बैठे हुए तो फिर एक्सरे के लिए हमको भेजा गया। एक्सरे हमने करवाया और यूरिन टेस्ट भी उसी के साथ में करना था। तो यूरिन कलेक्शन करने के बाद वो दिए, उसका टेस्ट हुआ। उसके बाद एक्सरे में गए, उसका टेस्ट हुआ, और वो यूरिन का भी जो रिजल्ट आया वो आपके उसी फॉर्म पे लिख देते हैं। एक्सरे का जो रिजल्ट आया उसी फॉर्म पे लिख देते हैं। उसके बाद आपको एक डॉक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है कि वो डॉक्टर आपका हेड डॉक्टर होगा और वही आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देंगे, वही डिसाइड करेंगे कि आपको बोर्ड में भेजना है, नहीं भेजना है, या जो भी बातें करनी है। तो देखिए, वो हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये ना बोरिंग लग रही हो चीज़ तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं डिटेल में आपको बताऊँ, क्योंकि ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए।
अभी आपको वीडियो में आगे ये पता चलेगा कि क्यों इतना कंफर्टेबल होने की आपको ज़रूरत है। तो देखिए, जब ये हुआ कि डॉक्टर अपॉइंट हो गया, अब डॉक्टर अपॉइंट हो गया तो आपको उन डॉक्टर के पास जाना है। फिर वही डॉक्टर जो आपको मिले हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द टेस्ट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोफिल का टेस्ट होना है, एक मिनट, जैसे अगर हाइड्रोफिल का टेस्ट होना है या बाकी जो भी टेस्ट है मैं लाइन से बताता जाता हूँ, तो वो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आपको मिलते हैं वही करते हैं। तो अब क्या बचा है, एक्सरे हो गया था, एक्सरे के बाद हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हमको PME रूम होता है, एक डार्क रूम होता है अलग से, वहाँ लेकर के जाते हैं। पहले अलग 4 लाइट दिखाए जाते हैं। जिनको चश्मा है वो चश्मा पहन के देखें, बिना चश्मे के तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे, उन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इसको दिख कैसे नहीं रहा है। बट बाय मिस्टेक मैंने अपना चश्मा हटा दिया था और उन्होंने जो पहना है वही पहन लिया था, जिस पे कोई पावर नहीं थी। ऑफकोर्स मुझे लाइट्स नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर जब ये चश्मा पहना, इसके ऊपर वो चश्मा पहना, फिर मुझे वो लाइट्स दिख गई। उसमें 3 लाइट जलती होती है, एक लाइट हल्की सी जल रही होती है, आपको वो बताना होता है कि 3 स्पष्ट और एक थोड़ी सी धुंधली जल रही है, अलग अलग कलर्स की भी होती है। उसके बाद आपका डिस्टेंस विजन चेक किया जाता है, या डिस्टेंस विजन लास्ट में करते हैं जनरली। पहले फिर कलर ब्लाइंड वाला टेस्ट कर लेते हैं, एक बुक होती है जिसमें कलर वाला टेस्ट आपको पढ़वाते हैं। पैनिक मत करो, एकदम आराम से करो तो हो जाता है वो भी। नियर से रीडिंग कराई ली जाती है, नियर विजन आपका कैसा है। उसके बाद आपका फार विजन, यानी कि फार विजन चेक किया जाता है कि आपको दूर का कैसे दिख रहा है। वो कैसे चेक होता है, पहले नेकेड आई का आपका विजन चेक किया जाता है। नेकेड आई का विजन बिना चश्मे के आपका एक बड़ा सा सी वहाँ पर 12x12 का जला दिया जाता है और आपको 20 फीट दूर खड़ा जाता है। तो 20 फीट दूर से तो आपको दिखता नहीं है, तो आप धीरे धीरे पास में बुलाते जाते हैं और जहाँ पर से आपको दिखने लग जाए वो उसके चारों तरफ के डायरेक्शन चेक करा लेते हैं कि अभी किधर दिख रहा है, अभी किधर दिख रहा है। और उसके बाद आपका नेकेड आई का विजन लिख दिया जाता है आपके फॉर्म पर। अब क्या होता है, इसके बाद वो आपको अपने चश्मे की, जो आपने चश्मा पहना है उसकी स्लिप लेकर के जानी है। अगर नहीं बनवाई है तो आप बाहर से बनवाएं और वो स्लिप लेकर के जाए, वरना आपका एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा यहाँ पर। तो जिसके भी पास चश्मे की स्लिप नहीं है वो एक स्लिप तो बनवा के लेके ही आए, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पूछते हैं आपने कहीं और चेक कराया तो उसकी स्लिप दीजिए। स्लिप में जो नंबर लिखा होता है वो नंबर डालकर ही, वो नंबर का कांच सीधे आपके वो चश्मे में लगाते हैं जो उनका चश्मा होता है, और उससे आपका विजन चेक करते हैं। आप फिट हो जाते हैं तो आपको फिट कर देते हैं। लेकिन चश्मे वाले में है कि A2 में अनफिट करना है, इसलिए बोर्ड तो बैठता ही है। बोर्ड बैठता है तो बोर्ड वाले भी आपको पूछते हैं आपका नंबर कितना है, नंबर लगा के 6/9 6/12 चेक कर लेते हैं, और अगर वो हो जाता है तो आपका विजन क्लियर हो जाता है। अब देखिए, इसके अलावा वहीं डार्क रूम में वो आपके हाइड्रोफिल्स का चेक करते हैं और आपकी बॉडी बेसिकली पूरे देखते हैं कि आपने कहीं कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया है, और लेजिक वगैरह कराया है क्या, ये सब भी आपको पूछते हैं। आपको बताना होता है कि नहीं। हाँ, ये एक बात मैंने आपको सबसे पहले नहीं बताई कि जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ना, तभी आपको जब आपका मेमो उनके पास आ जाता है तो वो एक फॉर्म देते हैं आपको, जिसमें आपको लिखना होता है। उसमें 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के फिल कर दीजिएगा। उसमें जनरली नहीं लिखना होता है कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है क्या, आपको किसी प्रकार की परमानेंट बीमारी है या ये वो सब, वो लिखना होता है। अब देखिए, जब ये हो जाता है तो PME रूम के लगभग सारे टेस्ट हो गए, है ना। सुनने वाला टेस्ट भी कराते हैं, थोड़ा दूर खड़े होकर बोलते हैं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। और आपको खांसने बोला जाता है, जब हाइड्रोफिल का चेक होता है तो आपको खांसने बोला जाता है, और डॉक्टर अपने हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं कि जो भी उनको लगता है सही है या गलत है, जैसा भी। अब इसके बाद मैं फिर से बताता हूँ आपको इसके बाद क्या हुआ। हाँ, इसके बाद दोस्तों हाइड्रोफिल चेक होने के बाद आपको बाहर बैठने बोला जाता है, और वही डॉक्टर आपको अपने कैबिन में ले आके आपका BP भी चेक करते हैं। अब देखिए, ये प्रोसेस कभी कभी एक दिन में हो जाती है, लेकिन बोर्ड तो सेकंड डे ही बैठता है। तो अब इतना एक मान लो आपका एक दिन में हो गया और आपको बोर्ड के लिए रिकमेंड कर दिया गया। BP चेक कर लेते हैं, BP आपका नॉर्मल आया तो ठीक है, अगर ख़राब आया तो कल फिर से टेस्ट करने के लिए डॉक्टर कन्विंस रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस पैनिक नहीं करना है, आपको ये बात समझ के चलनी है कि डॉक्टर इज़ एन ह्यूमन बीइंग, तो वो आपसे वैसे ही, लेकिन उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम शायद नहीं दे पाए, लेकिन आपको फिट करना ही उनकी नीयत होती है। तो आप ना बिल्कुल पैनिक ना करें, अगर पैनिक करेंगे तो आपका BP बहुत ज़्यादा आएगा, और बहुत ज़्यादा BP में डॉक्टर आपको कैसे माने कि आप सिर्फ घबराहट की वजह से आपका BP बढ़ा या कोई भी। तो आप नॉर्मल रहने की कोशिश करें। अगर 1-2 बार ज़्यादा आता भी है तो दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू, वो अगले दिन चेक कर लेते। जैसे मेरा भी अगले दिन बोला था कि आज बहुत हाई आ रहा था, तो बोले थे कल बोर्ड के बाद आपका चेक कर लेंगे। तो अगले दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन हम चले गए, 11:30 बजे के लगभग बोर्ड बैठा, और बोर्ड ने फिर से वही डिस्टेंस विजन हमारा चेक किया, और वहाँ से नंबर कन्फर्म कर दिया उन्होंने जो भी था।
उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास गया मैं, मेरा बीपी चेकअप हुआ। बीपी चेक फिर से एक बार मेरा ज़्यादा आया, लेकिन दूसरी बार में, एक मिनट, फिर दूसरी बार में मेरा बीपी भी नॉर्मल आ गया। तो बीपी नॉर्मल आ गया तो उसके बाद उन्होंने सारा प्रोसेस कर दिया कंप्लीट, और फिर मुझे बोला बाहर जाके बैठ जाइए। और फिर डॉक्टर साहब ने जो भी उनको रिपोर्ट बनानी थी वो रिपोर्ट बना ली, क्लर्क को बुलाया और वो रिपोर्ट क्लर्क के हाथ में दे दी। क्लर्क ने बाद में फाइनली शाम को मेरे सिग्नेचर करवाए उस रिपोर्ट पर, और जब सिग्नेचर कर रहे थे तो मैंने देख लिया कि मुझे B2 स्टैंडर्ड मिला हुआ है। तो वो लिखा ऐसा रहता है अनफिट फॉर A2 बट, और रीजन लिखा रहता है कि A2 में अनफिट क्यों हुए, बट मेडिकली फिट फॉर B2 एंड B1 एंड अबव। क्योंकि कलर ब्लाइंड में नहीं था इसलिए मुझे B1 मिला, कलर ब्लाइंड होता तो B2 मिलता। ये बात आप समझ के चलें, ठीक है। तो देखिए इतनी प्रोसेस में आपको फिर लास्ट में क्या हुआ, मैंने सिग्नेचर कर दिया जहाँ जहाँ उन्होंने बोला, और उनसे मैंने अपना एडमिट कार्ड मांगा, उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड दिया और उन्होंने फ्री कर दिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब आपने सिग्नेचर करके बाहर आ गए ना एडमिट कार्ड लेकर के, मतलब आपका मेडिकल कंफर्म हो गया। अगर आपने वहाँ पर पढ़ लिया सिग्नेचर करते करते अगर आपने पढ़ लिया तो आपका स्टैंडर्ड भी पता चल जाता है। अब ये सब बीच के सावधानी जो है इस सब के बीच में कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं आए ऐसा आपको ट्राई करना है। बीपी ज़्यादा ना है उसके लिए आप पहली चीज़ तो काम रहिए, थोड़ा पानी वानी ज़्यादा पिए, रिलैक्स लीजिए। और जब भी पैनिक होने का बात आए तो दिमाग में ये रख के चलिए कि वो आपको फिट ही करना चाहते हैं। अनफिट बेवजह कोई दुश्मनी तो आपकी किसी से कोई है नहीं, अनलेस आपने सही में दुश्मनी कर रखी हो, तो दुश्मनी तो आपकी कोई है नहीं, तो वो अनफिट कैसे कर देंगे। अनफिट करना बहुत बड़ी बात है, और डायरेक्ट अनफिट आपको कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, उसके लिए पैनल बैठता है, आपको टाइम मिलता है, वो सब। तो अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है ना, आपके में अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो आपको डरने की भी क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ माहौल थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कुछ लोगों का आज हो गया है और हमारा कल होगा, ऐसे मतलब खाली बैठने का मौका बहुत मिलता है वहाँ। क्या होता है, एक टेस्ट हुआ फिर आप 2 घंटे बैठे, फिर एक टेस्ट हुआ फिर 2 घंटे बैठे, ऐसा कई बार हो जाता है। कभी कभी जल्दी भी होती चीज़ें। तो जितना ज़्यादा टाइम मिलता है ना उतना ज़्यादा सोचने का मौका मिलता है, और जितना ज़्यादा सोचने का मौका मिलता है उतने ज़्यादा ख्याल दिमाग में आते हैं जो कि बेकाम के होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, और वो आपके पैनिक में ही और ऐड करते हैं। तो यही था मेरा मेडिकल का स्टैंडर्ड, मेडिकल का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें अब ऐसा है कि ये सब में कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने पूरा याद करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, हर चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट रहें, आपका सब अच्छा है तो मेडिकली आप फिट हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या सभी को 2 दिन में फ्री करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे साथ एक लड़का आया था जिसका विजन 6/6 आ रहा था, परफेक्टली फाइन, बट जब उसका स्प्लिट लैम्प चेक हुआ ना पहली बार ही, तो उसे बोला गया कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपने लेजिक करवाया हुआ है क्या। उसे पूछा गया, उसने कहा नहीं करवाया है। तो उसे बाहर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने लिखा किस हॉस्पिटल में जाना है, नगरीय हॉस्पिटल कुछ था, वहाँ पर जाकर के उसे चेक करवाने के लिए कहा गया। रिपोर्ट लेकर के आया, वो रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा, फिर भी वो कन्विंस नहीं हो पाए, उन्हें फिर सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया कि सेम रिपोर्ट आप वहाँ से भी लेकर के आइए। तो इस चक्कर में वो 2 दिन उसके ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी उसको रुकना पड़ रहा है 3 दिन के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार हो जाएगा। चलो इसी बीच में आपको दिखा देता हूँ कि अब देखिए मैं ऊपर आ गया हूँ, और देखिए ऊपर पार्क कैसा है, देखो भाई कितना बढ़िया। और उस साइड देखो रोड बनी हुई है, वहाँ से गाड़ियाँ जाती है, और ये पार्क है। मतलब अगर आप यहाँ पहुँच गए ना, दुनिया का हर मेडिकल क्लियर कर लेंगे। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं तो कैसे टेंशन हो पाएगा ऐसी जगह में। तो बस यही सारी बात थी। तो रुकने की व्यवस्था बढ़िया लेके आए, पैसे वैसे अच्छे लेके आए, खाना बढ़िया खाएं, खुद खूब पेट भर के ना खाएं। और वो जो बात थी कि सुबह आपको भूखे रहना है या नहीं, तो हम लोग तो सारे भूखे ही थे, हमें नॉलेज है, तो शायद आप भी भूखे ही रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अगर मैंने छोड़ी भी है तो आप ये बात मान के चले कि वो लोग फिट करना चाहते हैं, आपको फिट ही करेंगे। तो चिल रहिए और बढ़िया जाइए। और अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट में कर दीजिए। बहुत सिली सवाल मत पूछना यार, बहुत एब्सोल्युटली क्लियर चीज़ या पिन पॉइंट डिटेल तो मैं भी नहीं दे पाऊँगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो मैंने आपको बता दिया। तो बहुत बारीक चीज़ें आप पूछेंगे तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा। तो फिर भी आपको अगर लगता है कि आपका डाउट जेन्युइन है तो प्लीज़ कमेंट तो करें, यू आर फ्री टू कमेंट। और कुछ हुआ तो मैं बताता हूँ। तो बिल्कुल चिल रहे, और आई विश यू ऑल द बेस्ट।